So hey guys, welcome back to our channel, that is BACM by Paras Khatri. So the topic which we are discussing today is of class 9 history. Chapter is pastoralist in modern world. So before getting into the chapter, let's understand कि what exactly the nomadism is. तो nomadism से मतलब क्या होता है? nomadism से मतलब होता है एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जिसके अंदर जो भी लोग होते हैं वो जो है वो मतलब कि एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ नहीं जीते हैं, मतलब कि एक फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ नहीं जीते हैं. वो एक इस तरीके की लाइफ अपने लिए चुनते हैं जिसके अंदर वो अपने प्रोफेशन को और अपनी वर्किंग प्लेस को बार बार चेंज करते रहते हैं. तो नोमैडिज्म से मतलब यही है कि जो लोग एक पर्टिकुलर फार्म को अपना एक जगह नहीं बना लेते या फिर उसके अंदर फार्मिंग करने की बजाय वो लोग क्या करते हैं कि उस जगह को चेंज करते रहते हैं, बार बार जगह को चेंज कर जो है वो अपना प्रोफेशन चलाते रहते हैं. ठीक है. और ये लोग मेजरली दो तरीके के प्रोफेशन में होते हैं, एक तो कैटल रियरिंग एंड ब्रीडिंग एंड दूसरा जो है वो ये जो करते हैं ये लोग बाद में आते आते इन्होंने फार्मिंग के अंदर जो है वो आना शुरू कर दिया था. तो मेजरली ये दो तरीके के काम करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन नोमैड्स के बारे में. तो वो नोमैडिज्म्स जो कि माउंटेन एरिया के अंदर रहते थे. तो माउंटेन एरिया के अंदर जो नोमैडिज्म रहते थे वो एक होते थे गुज्जर बकरवाल्स. ठीक है. गुज्जर बकरवाल्स जो है वो नोमैडिज्म है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक्टिव थे. ठीक है. मतलब कि जो जम्मू एंड कश्मीर के नोमैडिक्स थे उनको क्या बोलते थे, उनकी एक पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करते थे, एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते थे जिसको गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी कहा जाता था. ये जनरली काफिला में रहते थे, मतलब इनका जो ग्रुप होता था उसको काफिला बोलते थे. और ये लोग जो है वो करते क्या थे, ये लोग अपने मौसम के हिसाब से अपने प्लेस को चेंज करते रहते थे. जैसे विंटर के अंदर ये लोग जो है वो शिवालिक की तरफ चले जाते थे. ठीक है. शिवालिक रेंजेस की तरफ चले जाते थे, गंगा की रेंजेस शिवालिक रेंजेस की तरफ चले जाते थे, जबकि समर में ये वापसी माउंटेन्स में आ जाते थे. ठीक है. तो ये इस तरीके से माइग्रेशन करते रहते थे. इसके अलावा एक और माउंटेन नोमैड्स हैं. ठीक है. जिनको बोलते हैं गड्डी शेफर्ड्स. ठीक है. तो ये जो गड्डी शेफर्ड्स हैं ये हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले एरिया के अंदर एक्टिव है नहीं. अब तो खैर इन्होंने बंद कर दिया ये सब, लेकिन आज भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि वहां पर एक्टिव हैं. ये लोग भी जैसे ही विंटर्स का टाइम जो है वो मतलब आता था तो ये लो शिवालिक्स की तरफ चले जाते थे, और जैसे ही समर का टाइम आता था तो ये लाहौल स्पीति की तरफ चले जाते थे. तो इस तरीके से ये हमारे को समझाता है कि किस तरीके से जो माउंटेन से रिलेटेड वाले, जो भी माउंटेन में रहने वाले नोमैड्स थे वो समर और विंटर के लिए अलग अलग जगहों पर रहते थे. उन्होंने अपने अलग अलग ठिकाने बना रखे थे जहां पर वो समर्स में और विंटर में रहते थे. इसके अलावा बात करते हैं प्लेट्यूज में, प्लेन्स में, डेजर्ट में रहने वालों की. तो अगर हम बात करें ढंगर्स की, ठीक है, तो महाराष्ट्र में रहने वाले जो मतलब कि नोमैड्स थे उनको ढंगर्स कहा जाता था. ये लोग भी उसी तरीके से उसी वे में चलते थे जैसे कि माउंटेन्स वाले चलते थे. मतलब ये मॉनसून के अंदर जो है वो महाराष्ट्र में चले जाते थे और महाराष्ट्र में ही रहते थे, और जैसे ही अक्टूबर नवंबर का टाइम आता था, वेट सीजन आता था, तो ये कोंकण में शिफ्ट हो जाते थे. ये कोंकण भी महाराष्ट्र का ही हिस्सा है, बस थोड़ा सा एरिया में ऊपर नीचे है. ठीक है. तो कोंकण वाला एरिया थोड़ा सा कंपैरेटिवली गर्म रहता है, और जबकि जो मेन महाराष्ट्र एरिया है, मुंबई वाला एरिया है, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ठंडा रहता है. तो इसीलिए ये लोग जो है वो जैसे ही अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है थोड़ा कोंकण की तरफ शिफ्ट हो जाते थे. महाराष्ट्र का एरिया कोंकण. इसके अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर रहने वाले जो नोमैड्स थे उनको क्या कहा जाता था, उन्हें गोलाज कहा जाता था. ठीक है. उन्हें गोलाज कहा जाता था. और ये लोग भी वेट पीरियड के अंदर वुड्स में चले जाते थे. ठीक है. जैसे ही वेट पीरियड आता था ये लोग वुड्स में चले जाते थे, मतलब कि लकड़ वाले एरिया में चले जाते थे, मतलब पेड़ों में, जंगलों में चले जाते थे. और जैसे ही ड्राई पीरियड आता था ये लोग वापसी कोस्टल एरिया में आ जाते थे. ठीक है. तो वुड वाले पीरियड में जाते थे समर में, और जैसे ही ड्राई आता था वैसे ही ये कोस्टल एरिया में वापसी आ जाते थे. इसके अलावा यूपी, पंजाब, एमपी, इन जगहों पे जो नोमैड्स रहते थे उनको बंजारा कहते थे. ठीक है. आज भी कई सारे, मैं आपको बताता हूं, जैसे ये नहीं होते, जैसे आपने देखा होगा रस्सी लगा के रोप वे पे डांस करते हुए ऐसे बैलेंस करके चलते हैं आगे की ओर. ठीक है. देखें कभी, विजय विहार में तो खूब चलाते हैं इसका. ठीक है. तो बैलेंस करके, तो वो बंजारे ही होते हैं. ठीक है. उनको बंजाराज ही बोलते हैं. ठीक है. तो बेसिकली क्या है, क्योंकि अब उनके पास में अब वो पुराने वाले तो नोमैडिकल काम है नहीं है, मतलब कि भेड़ बकरियों को पालना ये सब कर नहीं सकते, वो यहाँ पर कहाँ करेंगे, इतने खेत ही नहीं है. तो उन लोगों ने ये काम चुननी है. तो ये जो दिल्ली, यूपी, हरियाणा और ये एमपी वाले जितने भी नोमैड्स थे वो सबको क्या कहते थे, बंजारा कहते थे. ये लोग जो है वो
अब इनका कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि ये भाई गर्मी में यहां जाते थे और सर्दी में वहां जाते थे, ऐसा कोई फिक्स नहीं था इनका। ये लोग क्या करते थे, ये मौसम के हिसाब से और वेट और ड्राई सीजन के हिसाब से अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में जो है वो शिफ्ट होते रहते थे, माइग्रेट करते रहते थे। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो नोमैड्स रहते थे उनको रायकास बोला जाता था। ठीक है, जो राजस्थान के अंदर जो नोमैड्स रहते थे उन्हें रायकास बोला जाता था। और ये लोग जो है वो क्या करते थे, ये कंबाइन कल्टीवेशन और साथ ही में जो है वो मतलब कि ग्रेजिंग, ठीक है, कैटल ग्रेजिंग, ठीक है, और साथ ही में कल्टीवेशन, दोनों काम कंबाइन करके करते थे। इसीलिए इनको जो है वो ज्यादातर टाइम इन्हें मूव करना नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी अगर एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन हो जाती थी तो वो क्या करते थे, अपने लिए कुछ न्यू ग्रीनर ऑप्शन ढूंढ लेते थे। ठीक है, मतलब वो वापसी नहीं आते थे उस जगह पे, वो जस्ट क्या करते थे कि जैसे ही उनको दिखता था कि ज्यादा ड्राई हो गया एरिया, क्योंकि राजस्थान साइड में क्या है कि ज्यादा सूखा पड़ता है, तो अगर ज्यादा ड्राई एरिया होता था तो वो बिल्कुल शिफ्ट करके न्यू ग्रीनर एरियाज में चले जाते थे। ठीक है, जहां पे ज्यादा ग्रीनरी हो। अब क्या हुआ, ये सब तो थे, एक तरीके से आपको इंट्रोडक्शन मिल गया। व्हाट अबाउट कि कौन कौन से पेस्टोरल्स थे, मतलब कि कौन कौन से जो है मतलब आप कह सकते हो कि कौन कौन से जो है नोमैड्स थे। ठीक है, उनके बारे में आपको पता चल गया। अच्छा, स्टार्टिंग हुई थी चैप्टर की पेस्टोरलिस्ट से। तो ये पेस्टोरलिस्ट क्या होता है, इस वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए। तो ये कैटल फार्मर, ठीक है, जितने भी कैटल फार्मर्स होते हैं उनको पेस्टोरलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पेस्टोरलिस्ट के बारे में अलग अलग जगहों के अलग अलग जो नोमैड्स पेस्टोरलिस्ट थे उनके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब बात करते हैं कि जब ब्रिटिश रूल आया इंडिया के अंदर, ये सब कुछ था ब्रिटिश रूल से पहले तक का। तो जब इंडिया में ब्रिटिश रूल आ गया तो उसके बाद में इन नोमैड्स की कंडीशन, इन नोमैड्स की सिचुएशन में क्या चेंज आया उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि उन्होंने आते ही स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रूल्स बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इनको ग्रेजिंग एरिया बहुत कम करना पड़ा। ठीक है, इनका जो ग्रेजिंग एरिया था, ग्रेजिंग एरिया समझते हो ना, जहां पर अपने गाय भैंस भेड़ी बकरी चराते थे। ठीक है, तो इनको चराने वाला जो एरिया था वो कम हो गया, ग्रेजिंग एरिया कम हो गया। इसके अलावा जो इनकी लाइफ पे जो इम्पैक्ट था, मतलब कि अब वो क्या था, एग्रीकल्चर का। तो अगर सीधी सी बात आप खुद देखो, जब एग्रीकल्चरल लैंड ही नहीं बचेंगे तो एग्रीकल्चर वाला तो ऑप्शन ही खत्म होता चला गया इनके लिए। तो इनका एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस था वो कम होता चला गया। ठीक है, तो अब इनको न्यूअर ऑप्शंस ढूंढने पड़ रहे थे कि भाई किसी तरीके से न्यूअर ऑप्शंस ढूंढो और किसी तरीके से अपना गुजारा चलाओ। तो जितना भी ग्रेजिंग लैंड था, ठीक है, अब सरकार ने क्या किया, जो उस वक्त की ब्रिटिश रूल थी उन्होंने क्या किया, ये जो ग्रेजिंग लैंड था इसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। चाहिए इनको भी वही लैंड था, एग्रीकल्चर कर लेते, लेकिन इनको देने की बजाय उसको लैंडलॉर्ड्स को दे दिया गया। ठीक है, उसको जो है वो मतलब कि जो आप कह सकते हो कि जो इनके कैपिटलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको दे दिया गया। इसके अलावा इन लोगों की फॉरेस्ट में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। ठीक है, फॉरेस्ट में इनकी जो मूवमेंट थी, मतलब ये लोग फॉरेस्ट में आते जाते रहते थे, वो मूवमेंट इनकी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, इनकी रिस्ट्रिक्शन कर दी गई, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। और साथ ही में क्या कर दिया गया, फॉरेस्ट को रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड मार्क कर दिया गया। मतलब जो फॉरेस्ट दिखाई देता था ना कि इसका फॉरेस्ट की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, जैसे मान लो कि कोई फॉरेस्ट है जिसमें चंदन की लकड़ी है, कोई फॉरेस्ट है मान लो जिसके अंदर केसर की खेती होती है, तो उन फॉरेस्ट को तो प्रोटेक्टेड मार्क कर दिया गया कि यहां तो कोई जा ही नहीं सकता। और बाकी सारे जो फॉरेस्ट थे उनमें भी इनकी मूवमेंट पे क्या कर दिया गया, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आप महीने में इतनी बार जंगल जा सकते हो, या अगर आए हो तो कारण बताओ, है ना, ऑल इस तरीके से। इसके अलावा क्या कर दिया गया, उन्होंने एक नए तरीके का टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जिसे कैटल टैक्स बोलते थे। ठीक है, मतलब जितनी भेड़ बकरी गाय आपके पास है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो ये कैटल टैक्स भी लगा दिया उन्होंने साथ साथ। इसके अलावा बात करते हैं कॉपिंग विद चेंजेस, मतलब कि अब देखो सीधी सी बात है, अगर हम मान लो कोई रूल चेंज करें, ठीक है, मान लो कि इस साल बोर्ड वाले कुछ रूल चेंज कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, इस साल अगर रूल चेंज हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना, हम भी करेंगे, हाँ भाई चलो यार देखो रूल चेंज तो हो गए, अब कुछ कर तो सकते नहीं है, तो लेट्स डू इट, है ना। हम अपने पढ़ाने के तरीके में, समझने के तरीके में कुछ चेंज करेंगे, पर उसको इम्प्लीमेंट तो करेंगे ही करेंगे, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो ऐसे ही वहां के जो नोमैड्स थे उन्होंने, अब देखो ब्रिटिशर्स ने अपने रूल बना दिए, हम उनको तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस शुरू कर दिए। ठीक है, उन्होंने अपने काम करने के तरीके में कुछ चेंजेस लाने शुरू कर दिए। क्या कर दिया, सबसे पहले तो कुछ नोमैड्स ने क्या किया, अपने पास जो नंबर ऑफ कैटल थे ना उनको ही कम कर दिया, उनको रिड्यूस कर दिया। क्यों, जितनी कम कैटल होंगी उतना कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैटल रिड्यूस कर दी। दूसरा,
कुछ ने क्या किया, कुछ ने न्यू पैस्चर्स ढूंढ लिए। ठीक है, न्यू पैस्चर्स ढूंढने का मतलब क्या है कि नए नए ऐसे एरिया ढूंढ लिए जहां पर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखी थी। ठीक है, जहां पर थोड़ा खाली एरिया था वहां पर उन्होंने फार्मिंग करनी शुरू कर दिया ना। इसके अलावा कुछ जो नोमैड्स थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जिनके पास में थोड़े पैसे थे उन्होंने सरकार से ही जमीन खरीद ली। सरकार जमीन तो बेच रही थी, ब्रिटिशर्स से जमीन खरीद ली और उस पे या तो एग्रीकल्चर करने लगे या कुछ और अपना सेटल वर्क, कोई दुकान खोल ली, किसी तरीके कुछ करके एक सेटल जिंदगी जीने लगे। और कुछ ने क्या किया, कुछ ने मनी बोरो करके जो है वो मतलब की लैंड खरीदा या फिर उस काम को आगे बढ़ाने का सोच लिया। ठीक है, मतलब मनी बोरो कर करके अपना घर चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये इंडिया का पूरा मामला सिमट गया, इसी तरफ खत्म हो गया। अब बात करते हैं पैस्टोरलिस्ट इन अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका के पैस्टोरलिस्ट की बात करते हैं। तो अफ्रीका के अंदर ना एक बहुत ही एक्टिव ग्रुप है पैस्टोरलिस्ट का, यानी कि ये जो नोमैड्स का, जिसको बोलते हैं द मसाई। ठीक है, द मसाई। तो ये जो मसाई है ये क्या है, ये जो है वो कैटल रियरर है। ठीक है, कैटल हर्डर, कैटल रियरर है। तो इनकी कंट्री में भी यही हुआ था। इनकी कंट्री में जैसे ही सरकार बदली कुछ लॉज चेंज हो गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, और इनके जो है वो सारे जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे, मतलब ग्रेजिंग ग्राउंड मतलब जहां पर ये चारा करवाते थे, चारा खिलाते थे अपने कैटल्स को, वो सब खत्म हो गए। अब इसका रीजन क्या था, इसके मेन रीजन क्या था कि अफ्रीका में ऐसा क्यों हुआ। इंडिया में तो हमें पता है कि भाई ब्रिटिशर्स आ गए थे एंड ब्रिटिशर्स वर मनी माइंडेड, उनको तो बस पैसा कमाना था, तो इसलिए हुआ। पर वहां ऐसा क्यों हुआ, उसके रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन है, मतलब कि हुआ क्या कि अफ्रीका ना, आप अगर आज अफ्रीका का मैप देखो तो यू वॉन्ट फाइंड अ बिग कंट्री, यू विल फाइंड कि छोटी छोटी कंट्रियां हैं बहुत सारी। ठीक है, अब आप देखो 195 समथिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, और अगर मैं अभी आपसे नाम पूछने लगूं तो आप 20-25 से ज्यादा नाम नहीं बता पाओगे, है ना। आप क्या, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो सबसे जो मेजर कंट्री है ना अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियां हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियां हैं, जैसे हेले, क्यूबा, ठीक है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी जो कंट्रियां हैं। ठीक है, और अभी मैं क्या उसका नाम था एक और, मेरे को किसने अभी कल परसों बताया था, मतलब ऐसे बहुत सारी ना छोटी छोटी कंट्रियां हैं। ठीक है, तो इन कंट्रीज का क्या है, इसकी वजह से जो है वो, क्योंकि जब पूरा लैंड, अफ्रीका का जो पूरा लैंड था उसे बांटकर छोटी छोटी कंट्रीज बना दी गई, तो उससे क्या हुआ, इनका कैटल रियरिंग ग्राउंड्स थे वो भी बढ़ गए। अब हर कंट्री, अब जैसे मान लो कि मेरा ग्राउंड जो था अब वो एक अलग कंट्री में चला गया। ठीक है, तो अब वो जब एक अलग कंट्री में गया है तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये हो गया कि भाई अब वो वाली कंट्री के अलग रूल है, मेरी कंट्री के अलग रूल है, तो उन्होंने मेरे को अलाउ किया नहीं किया वो सब एक डिफरेंट कहानी है। ठीक है, इस वजह से हुआ। दूसरा रीजन क्या था कि वहां के अफ्रीका के जो ज्यादातर बेस्ट ग्राउंड्स थे, मतलब जो अच्छे ग्राउंड्स थे जहां पे अच्छी क्वालिटी की मिट्टी थी, अच्छी क्वालिटी थी, वो सभी किसने ले ली, व्हाइट्स ने घेर ली। वहां पे जो गोरे लोग थे उन्होंने उसको घेर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा तीसरा जो मेन रीजन था कि ज्यादातर जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे जहां पर चराते थे ये लोग, उनको या तो नेशनल पार्क्स में बदल दिया गया, या फिर वहां पर कोई इंडस्ट्री लगा दी गई, या वहां पे खेती करने के लिए चालू कर लिया गया, मतलब खेती करने के लिए कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस वजह से जो ग्राउंड्स थे वो खत्म हो गए। अब इससे पहले क्या थे, इससे पहले जो मतलब कि अफ्रीका के जो ये मसाई लोग थे, ठीक है, कैटल रियरर्स थे, ये लोग क्या करते थे, जैसे ही एक जगह पर खत्म होता था इनका कि यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है, तो वो लोग वहां से शिफ्ट करके दूसरे एरिया में चले जाते थे। पर अब उनके पास में वो ऑप्शन भी नहीं था। क्यों, क्योंकि अब तो हर जगह जगह पर बाउंड्रीज बनी हुई हैं, डिफरेंट कंट्रीज बढ़ गई हैं, तो ये सब जो है वो बहुत जो है मतलब कि इश्यू हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात ये हुई कि वहां की गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए कोई टेम्पररी बंदोबस्ती भी नहीं करी, जिसे बोलते हैं एक टेम्पररी सिस्टम भी लागू नहीं किया कि भाई फॉर द मीन वाइल आपसे जमीन छीन लिया तो कुछ तो करें आपके लिए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में जब, इससे तो ब्रिटिशर्स अच्छे थे, तो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए ना तो उन्होंने एटलीस्ट इस चीज को समझा कि यहाँ पर कैटल रियरर्स की जमीन तो हमने छीन ली है, तो उनको एटलीस्ट कुछ और काम दे दिया गया, मिलिट्री में शामिल कर लिया गया, किसी तरीके से उनका घर चलाया गया। लेकिन वहां के जो गवर्नमेंट थी, वहां के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बल्कि इसका उल्टा काम कर लिया। उन्होंने क्या कर दिया, उनको बिल्कुल अबेंडन कर दिया। उनको बोला कि तुम हमारी कंट्री के हो ही नहीं, दूसरी कंट्री जाओ। दूसरी कंट्री गए तो उन्होंने बोला कि तुम हमारी कंट्री नहीं हो, तीसरी कंट्री जाओ। तो ऐसे वो बेचारे घूमते रहे, भटकते रहे। इसकी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कैटल रियरर्स थे, जो मसाई लोग थे, उनकी स्टार्वेशन की वजह से, भूख की वजह से डेथ हो गई। ठीक है, मसाई जो कम्युनिटी थी,
इसके अंदर 2 तरीके के लोग थे, ठीक है। अब इनकी कम्युनिटी के बारे में भी समझ लेते हैं। इनकी कम्युनिटी में 2 तरीके के लोग थे, ठीक है। मतलब ये जो ग्रुप्स में रहते थे, कफीलों में रहते थे, वो 2 तरीके के लोगों से मिलकर बना होता था। एक होते थे उसमें एल्डर्स, ठीक है, और एक होते थे उसमें वॉरियर्स, ठीक है। तो जो वॉरियर्स होते थे और जो एल्डर्स होते थे, उनमें बस क्या फर्क होता था, जो वॉरियर्स होते थे उनका काम होता था कि पूरे कफीले को, जो पूरा उनका ग्रुप है, उसको एनिमीज से और जो शिकारी हैं, ठीक है, उनसे या फिर जानवरों से बचा के रखना। वॉरियर्स का ये काम होता था, लड़ाई करना। और जो मतलब आप कह सकते हो कि जो एल्डर्स थे, उनका काम क्या होता था कि अगर कोई गलत काम कर दे, कोई अगर मान लो कि जो वॉरियर है उससे कोई गलती हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो उसकी गलती को सुधारना अपने एक्सपीरियंस के साथ। क्योंकि ये जो वॉरियर्स थे वही जब एल्डर हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, तो वो एल्डर हो जाते थे, मतलब वही एल्डरली कहलाते थे वहां के, ठीक है। इसके अलावा वहां पर अगर मान लीजिए पूरे काफिले के लिए कोई डिसीजन लेना है तो वो भी एल्डर्स का होता था। पूरे काफिले के लिए कोई ट्रेड करना है तो वो भी एल्डर्स का ही होता था। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।